नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, प्रदेश की पुलिस हाईटेक हो रही है और साथ ही दूसरा, भ्रष्टाचारी अब नहीं बच पाएंगे। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने आज हर समय सिटीजन वेब पोर्टल की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि अब थाने के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। पुलिस आईटी का इस्तेमाल ज्यादा करे ताकि पारदर्शिता के साथ साथ जल्द शिकायतें दर्ज हों और अपराध में कमी आए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिस की जरूरत है। तो हरियाणा पुलिस की ओर से आज पंचकुला में हर समय नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब जनता को थाने के चक्कर ज्यादा नहीं काटने पड़ेंगे। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस की ओर से एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर समय नाम के पोर्टल की शुरुआत। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समय पोर्टल से पुलिस के काम में तेजी आएगी। सूचना तकनीक के इस्तेमाल से काम में तेजी लाएंगे, अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे और कानून पसंद नागरिकों को विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हर समय अर्थात 24/7 हरियाणा पुलिस के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। नागरिक घर बैठे शिकायत और एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि पुलिस के काम को और सुचारू ढंग से करने के लिए हर थाने की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा था कि हर थाने की अपनी एक वेबसाइट हो जहां वे अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी अपलोड करें। मैं चाहूंगा कि वेबसाइट के मोबाइल वर्जन पर जोर दिया जाए। सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल कर पुलिस के अच्छे कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को एक मंत्र भी दिया। सपोर्ट टू विक्टिम एवरी डे अर्थात सेव अर्थात सपोर्ट ए विक्टिम एवरी डे का मंत्र देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि विभाग अपने वेबसाइट पर लिंक बनाए जहां पुलिसकर्मी सेव के तहत किए गए कार्यों का विवरण दे सके। कोई व्यवस्था बने जिससे अच्छे कार्यों को मान्यता दी जा सके। दरअसल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी लोगों को कई दिन थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई मामलों में तो पुलिस एफआईआर बहुत देरी से दर्ज करती है या फिर करती ही नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब लोगों को थाने के कम चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन क्या अब आसानी से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएगा और इस पोर्टल से कितना फायदा मिल पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पंचकुला से कमल वधावन एवं तहलका, हरियाणा। तो मुख्यमंत्री से पहले शत्रुजीत कपूर जी, जो कि आईजी सीआईडी हैं, जिनका माइंड है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दस्तावेज या संपत्ति का उसकी रिपोर्ट लॉन्च कर पाएंगे, वो रजिस्टर होगी और इमीडिएटली एकदम उसके साथ ही वो उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको मिलेगी और जो हम रपट कहते हैं जिसको रोजनामचे की रपट, वो उसको पीडीएफ उसकी बन करके ईमेल के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई नागरिक ये चाहता है कि उसको मोहर लगी हुई रपट चाहिए तो वो उसको पहले ही सवाल पूछ लिया जाएगा कि आपको अगर मोहर लगी हुई रपट चाहिए, वो डाक से भेजी जाएगी। तो आपने सुना, आज शुरुआत की गई है पंचकुला से इस पोर्टल की। मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है बटन दबाकर और जनता की भलाई के लिए और आसान हो जाए। जब कोई एफआईआर दर्ज करवाने थाने में जाता है तो बहुत सारी शिकायतें जनता की आती है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और कई दिन लग जाते हैं या बहुत सारी शिकायतें। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हरियाणा पुलिस की ओर से। पुलिस हाईटेक होती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है। इसी सिलसिले में एक पोर्टल की शुरुआत हर समय, मतलब
मतलब 24 घंटे कोई भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है इस पोर्टल पर जाकर, और उसके बाद कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं, कैसे होगी या अपराधी कितना जल्द पकड़े जाएंगे, इसके बारे में अभी कहना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं कि एफआईआर को लेकर आसानी जरूर हो जाएगी लोगों को, क्योंकि एक तो लोग पीड़ित होते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं और वहां अगर मुश्किलें आती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा वहां पर परेशानी होती है जनता को। और अगर ईमेल के जरिए ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का भी और हरियाणा पुलिस का भी। और इसके पीछे अफसरों का जो एक माइंड काम किया कि किस तरीके से हम और ज्यादा आसान कर सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया है एफआईआर दर्ज करने की, तो एक शुरुआत की गई है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने कि अपराध में कमी लाई जाएगी, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि हर थाने की अपनी एक अलग वेबसाइट होनी चाहिए, सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो पीड़ित है उसको जल्द हम न्याय दे सकें, पारदर्शिता लाई जा सके, तेजी लाई जा सके, और आईटी से सब चीजें आसान हो सकती हैं। ऐसा भी मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत सारी चीजें उससे आसान भी हो सकती हैं। तो ये कोशिश हरियाणा पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से की गई है। आज कितना फायदा मिलेगा ये तो हम बताएंगे। हमारे साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज जो मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, हम चर्चा इस पर करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं शत्रुजीत कपूर जी, जो कि आईजी सीआईडी हैं। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं। मेरे साथ धीमान साहब हैं, जो कि कार्यकारी संपादक है हेमंत तहलका हरियाणा के। सबसे पहले शत्रुजीत कपूर जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपका माइंड रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे और बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। आप इसे जानना चाहते हैं किस तरीके का बदलाव आएगा, पहले किस तरीके की व्यवस्था थी, अब किस तरीके का बदलाव आएगा, क्या वाकई में ही आसान हो जाएगा सब कुछ? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हरियाणा सरकार की एक सोच है कि जो गवर्नेंस का हर पहलू उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको हम जहाँ तक संभव हो इस्तेमाल करें गवर्नेंस में, डे टू डे गवर्नेंस में। और जिसके तहत शुरुआत की, इसमें जो सीएम विंडो की शुरुआत की गई है, इसमें रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई है। उसी कड़ी में एक पहल पुलिस की कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जो 6 सेवाएं हैं जिनको आज से ऑनलाइन नागरिकों को देने का एक प्रयास किया गया है। और इन सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण 2 सेवाएं हैं, जो एक तो शिकायत दर्ज करना। शिकायत दर्ज करने के नाम पे जब भी एक शिकायत हमेशा रही है नागरिकों की कि हम शिकायत दर्ज करने जाते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो ये ऑनलाइन जब इसमें इंटरनेट के माध्यम से या ई दिशा केंद्र पर जाकर या फिर साइबर कैफे पे जाके नागरिक जब अपनी शिकायत दर्ज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पे आएगी। जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई तो उसका जवाब भी देना एक जो पब्लिक सर्वेंट है, जो हमारे थाने चौकियों में तैनात हमारे मुलाजिम हैं, उनके लिए एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। और उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो भी उसमें जो चांसेस हैं कार्रवाई होने के वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो नागरिक के पास उसका आरटीआई में जवाब मांगने का अधिकार है और जवाब लेकर के वो कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो मैं मानता हूं कि आएगा। दूसरी बड़ी एक जो चेंज है इसमें जो सेवा दी जा रही है वो है खोई हुए दस्तावेज, खोई हुई संपत्ति, इसको रजिस्टर कराना, इसकी सूचना पुलिस को देना। अब लोगों की सिम कार्ड खो जाते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस खो जाते हैं, उनके और आईडी कार्ड खो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, जो खोने पर जो संबंधित विभाग हैं वहां पे जब नागरिक जाता है कि भाई मुझे आप डुप्लीकेट बना दें, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप पुलिस रिपोर्ट करें, उसकी कॉपी लेके आएं। अब वो एक अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, थाने में जाते हैं तो कहते हैं जी वो थाना है आपका या वो चौकी, या वहां जाएं, वो चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अब ये सारी चीज उसको घर बैठे उसको ऑनलाइन ये सुविधा दे दी गई है। घर में इंटरनेट है जिनके, वो घर से कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो साइबर कैफे पे जाके कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग अब ई दिशा केंद्र में भी मुख्यमंत्री साहब ने आदेश किया आज
कि जो ई दिशा केंद्र बने हुए हैं हमारे हर जिले पे, उसमें 2-2 काउंटर पुलिस को दे दिए जाएं। तो उसकी कार्रवाई आज जो हमने शुरू कर दी है, 2-4 दिन में, हफ्ते में वो आदेश आ जाएगा। तो वहां भी 2-2 काउंटर भी हम एस्टेब्लिश कर देंगे, जिससे नागरिक जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफे में भी जाने की स्थिति में नहीं है, वो ई दिशा केंद्र में जाके वही उसी सुविधा का फायदा बिना किसी थाने चौकी में जाए उस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। तो ये उसमें जो भी वो रपट लिखाएंगे उसकी ऑनलाइन कॉपी इमीडिएटली उनको पीडीएफ बन करके ईमेल के माध्यम से आ जाएगी। जी, अच्छा, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? मान लीजिए वो वेबसाइट पर जाता है, पोर्टल पर, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज? जैसा मैंने आपको बताया कि 6 सुविधाएं आज से हम दे रहे हैं। पहली तो शिकायत ऑनलाइन दर्ज करना, दूसरी ये जो लॉस्ट आइटम्स, जो खोए हुए दस्तावेज हैं, इनकी सूचना देना और उसकी जो रपट लिखाने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली पूरी होकर के उनको रपट बन के ईमेल के माध्यम से आ जाएगी। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको साइंड कॉपी चाहिए, कुछ विभाग हैं जो इंसिस्ट करेंगे कि भाई आप मोहर भी लगी होनी चाहिए और साइंड कॉपी भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमने एक सुविधा उसमें दी है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त आप इंडिकेट कर दें, एक चेक बॉक्स होगा, उसको क्लिक कर दें, चेक कर दें कि हमें साइंड कॉपी चाहिए, तो उनके घर पे हार्ड कॉपी लेके साइन करके मोहर लगा के घर के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको भेज दी जाएगी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से तीसरी जो सुविधा आरटीआई एप्लीकेशन की, अभी भी आरटीआई एप्लीकेशंस लगती हैं सभी विभागों में, आप भी लगाते हैं, पत्रकार भाई बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो सुविधा भी मैनुअल है जी, दफ्तर में जाना पड़ता है, वहां 50 रुपए की फीस है, वो मैनुअली जमा करनी पड़ती है, और फिर 9 से 5 का और मंडे टू फ्राइडे का ही सुविधा है। अब पुलिस में जो आरटीआई एप्लीकेशंस हैं आज के बाद वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो लगा पाएंगे। साथ साथ वो जो फीस देने की सुविधा थी कि अगर एप्लीकेशन लगा दी आपने ऑनलाइन और फीस देने के लिए फिर भी दफ्तर में ही जाना पड़ा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने उसको पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट किया है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से उसी में सुविधा होगी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या हमारे जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जितने भी तरीके हैं जो हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, वो सारी की सारी ऑप्शंस उनके पास, नागरिक के पास उपलब्ध होंगी और वो आरटीआई की एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा पाएंगे। बिल्कुल। धीमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। धीमान साहब, पहले जिस तरीके की प्रक्रिया थी और अब ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या लगता है कि वाकई में सुशासन की दिशा में एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं उनको धक्के वाकई में नहीं खाने पड़ेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं? देखिए, सुशासन इस सरकार का मुख्य फोकस है। इनका नारा भी है सुशासन जी। उसकी दिशा में जो जो कदम हर विभाग से हो सकते हैं जी, वो अब उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जी। एक महत्वपूर्ण महकमा पुलिस है जी। जैसे आपने भी अपनी इंटरव्यू में भी कहा था कि सबसे ज्यादा शिकायत इस बात की रहती है कि पुलिस चौकी में या पुलिस थाने में जैसी कोई शिकायत देने जाता है तो पहले तो बात है वहां सीट देने का कोई आज तक चलन नहीं है। अगर कोई किसी मुंशी से या सीट मांग लेके मैं इस पे साइन करते हुए मैंने ये शिकायत आपको दी है, तो शायद उसको ऐसे भयानक नजरों से देखते हैं कि वो डर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वेब पोर्टल से, जिसका नाम हर समय रखा है, तो इसमें एक सबसे ज्यादा बड़ी सुविधा 2 प्रकार की जो मुख्य जो लग रही है मुझे। एक तो ये कि कोई भी आप शिकायत कर सकते हैं घर पे बैठे, अपने मोबाइल से बैठे। जो बहुत सारा आजकल आईटी का सेक्टर इतना आ गया कि हर व्यक्ति के पास जो मोबाइल पे जीपीआरएस है, उसमें नेट चल रहा है, तो उसमें जाके भी आप इसको अपनी शिकायत भेज सकते हैं। हिंदी में भेज सकते हैं, अंग्रेजी में भेज सकते हैं। एक तो ये कि आपको सीट घर बैठे मिल रही है, ये सबसे बड़ा जो फायदा इसका होने वाला है। ओके। दूसरा, क्योंकि जो हमारे पास अगर देखा जाए तो पर्स कहीं गुम हो रहा है, लाइसेंस गुम हो रहा है, कुछ और गुम हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगा, हरियाणा की पुलिस हो, पंजाब की हो, चंडीगढ़ की हो, पूरे देश की कहीं पुलिस हो, वो शिकायत सामान्य तौर पर डीडीआर दर्ज करनी होती है, जिसको आप बोलते हैं, वो सामान्य तौर पर दर्ज नहीं होती है। सर्वमित्र जी। हाँ, बिल्कुल आता हूँ चौहान साहब मैं आपके पास। और इस वेब पोर्टल के माध्यम से, जैसे आईजी साहब ने बताया कि वो अगर आप उसको भेज देंगे तो आपको घर बैठे और सीट मिल रही है। हाँ, इससे बढ़िया और ज्यादा सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दूसरा सिम देने के लिए, दूसरी और कोई भी डुप्लीकेट चीज देने के लिए उसको वो डीटीआर की रपट मांगते थे। 2 चीजें तो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर कोई भी चीज गुम हो जाती है तो बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं इसके लिए, और उसके लिए सहूलियत हो जाएगी। चौहान साहब, सिफारिश ढूंढते थे। मैं तो केवल जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे उस पर मुझे अपने जीवन का एक तजुर्बा याद आ गया। मैंने थाने का जो मुंह देखा पहली बार जीवन में, वो मेरी स्कूटर की आरसी गुम हो गई। कुरुक्षेत्र की घटना है और बिल्कुल सीधे जुड़ती है कि कितना बड़ा हरासमेंट होता है। मुझे चंडीगढ़ आना था, आरसी गुम थी, तो मुझे बताया गया कि चंडीगढ़ में आप अपने स्कूटर लेकर जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। तो मैं डीडीआर कराने के लिए गया। मुझे पौना घंटा से लेके 1 घंटा वहां जो 2 कर्मचारी बैठे हुए थे उन्होंने लटकाए रखा। वो शायद ये चाह रहे थे कि मैं 100-200 रुपए, उस समय बहुत ज्यादा थे, वो सेवा शुल्क उनको दूं। मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा
रहा हूं भाई, जहां ये सब सिखाया नहीं जाता। तो आखिर में वो बोले जी ऐसा करो, फिर न्यू करो, सामने बलबीर बुक डिपो है, कुरुक्षेत्र में एक बुक डिपो है, कि उससे जाके 2 रिम कागज ले आओ। मैंने कहा कागज काहे के लिए चाहिए? बोले जी थारे भर के कहीं आवे तड़के सांझ तक उनके FIR लिखनी पड़ती है, कागज की आवश्यकता हमें जरूरत पड़ती है। मैंने कहा भाई सरकार आपको देती है। माने कुल मिलाकर के 1 घंटे तक वो मुझे इस सारी प्रक्रिया में सताते रहे, और मैं क्योंकि जिद्दी आदमी था तो मैं अड़ा रहा। 1 घंटे बाद अंततोगत्वा एक ने दूसरे को धमकाते हुए, उलाना देते हुए, ले मेरे यार मैं लिख दूं। तो ये जो हैरासमेंट है, इस हैरासमेंट से अगर आम नागरिक मुक्त हो रहा है कि उसने केवल एक, क्योंकि उसमें बहुत किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, कुछ होना नहीं है सर्वमित्र जी, केवल एक इंटीमेशन है पुलिस को, और उसकी एक पावती, एक रसीद के रूप में आपको मिलनी है, वो अगर आपके साथ मिलती है, और वो आपको आपके कीबोर्ड, आपकी उंगलियों के इशारे पर अगर मिलने लग जाए, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा संकट। तीसरा दिन बिल्कुल मैं आता हूं दिमाग साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन यहां छोटे से वक्त ब्रेक आएगा, हम लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। आज हर समय पोर्टल की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री की ओर से, और मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अब थानों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। कॉपी आपको मिल जाएगी ईमेल के जरिए है, जो FIR आप दर्ज करवाएंगे, बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। जिस तरीके से शत्रुजीत कपूर जी बता रहे थे, कोई चीज गुम हो जाती है तो कैसे चक्कर काटने पड़ते थे, अब बहुत आसानी हो जाएगी। चर्चा में हमारे साथ संत कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, रोहतक से कांग्रेस के प्रवक्ता है। संत कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। संत कुमार जी किस तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत पुलिस की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। आई थिंक ये बहुत पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले क्यों नहीं हो पाया आपकी सरकार में? सर्वमित्र जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बार बार जो ये कह रहे हैं जी कि FIR दर्ज हो जाएगी पोर्टल पे, हाँ जी, ये गलत है जी। कोई FIR दर्ज नहीं होगी, रपट कहिए आप। और रपट भी कौन सी रपट दर्ज होगी? कोई आपका पर्स गुम हो गया, कोई आपकी RC वगैरह गुम होगी, कोई छोटी चीजें गुम होगी जी। सवाल ये नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा जी। ये ठीक है कुछ लोगों की जो मामूली सी छोटी से छोटी चोरी हुई है, हाँ, उसकी रपट दर्ज हो जाएगी, ये तो ठीक है। और मैं इसके लिए कपूर साहब का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक शुरुआत की, अच्छी चीज है। लेकिन जो बदलाव की जरूरत है वो ये है कि इसके थ्रू FIR दर्ज हो भी नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि आप बैठे हैं अब अपने स्टूडियो में, हाँ, और आपके खिलाफ कोई हट का केस अगर कहीं हो गया 307 का 302 का, और मैं रपट लिखाता हूं, मैं FIR लिखाता हूं टेलीफोन पे जी, या ई-दिशा केंद्र से, हाँ, और उसमें आपका नाम लिखाता हूं और वो लिख लेते हैं, तो आपकी तो लाइफ खराब होगी जी। पुलिस को ये अधिकार तो होना ही चाहिए कि जो वो FIR लिखती है, हाँ, उसको वो थोड़ा सा देखे, जांचे, परखे, हाँ, कि किसी एकदम से FIR अगर टेलीफोन पर इस तरीके से लिखी जाएगी, हाँ, तो उससे समाज में बहुत ज्यादा बहुत ही गलत संदेश जाएगा। इसीलिए मामूली चोरी की बात, जिसमें जिस रपट में किसी का नाम नहीं आता, हाँ, वो दर्ज होगी, वो वहां तक ठीक है जी। लेकिन उससे आगे आप इसको ये मानने की इसमें बहुत बड़े बदलाव की बात होगी, ये नहीं है। एक मिनट जी, नहीं मैं आता हूं संत कुमार जी आपके पास। संत कुमार जी इसी पर आता हूं, एक मिनट प्लीज कंप्लीट। हाँ चलिए मैं आता हूं आपके पास। कपूर साहब जी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या सिर्फ जो गुम हुई चीज क्या हुई उसकी सहूलियत है, या जो कोई भी किसी भी तरह का अपराध हो जाता है तो उसको हम इसमें डाल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि केवल गुमशुदा चीजों के ही बारे में नहीं है, वो दूसरी एक सुविधा है। और ऑनलाइन शिकायत जो दर्ज करने का प्रावधान है, वो किसी भी किस्म की शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं।
वो चाहे मर्डर की हो, रेप की हो, या कोई और डकैती, चोरी जो भी हो, या कोई जालसाजी की हो, कोई भी क्राइम जो होता है उसकी आप शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि वो संभव नहीं है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी उन्होंने जो स्थिति स्पष्ट की। मेरा एक सवाल है कपूर साहब आपसे। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ऑनलाइन अगर एफआईआर दर्ज करने की हम फैसिलिटी दे दें तो उसमें बहुत ज्यादा उसमें लोगों के साथ ज्यादती हो सकती है। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है, और शिकायत की जांच के बाद यदि जांच में आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है और उसमें मेरिट है, तो वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी है। जिस सावधानी का जिक्र जो है ना कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ऑलरेडी बरती है हरियाणा पुलिस ने। और एफआईआर सीधे दर्ज नहीं होगी और हर मामले में एफआईआर दर्ज होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत सारे मामलों में प्री वेरिफिकेशन जो है वो नियमानुसार, कानून के अनुसार अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि कुछ मामलों में तो आप एफआईआर सीधे अन्यथा भी नहीं कर सकते, आपको उसकी छानबीन, पहले पड़ताल करनी होती है। तो वो बात, उस बात का ध्यान रखा गया है इसमें। हाँ बिल्कुल। अत्रे साहब आपके पास आ जाते हैं। अत्रे साहब किस तरीके से देखते हैं? बहुत मैं आता हूं संत कुमार जी आपके पास। बोल रहे थे क्या? हाँ संत कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अत्रे साहब हमारे साथ हैं, इनेलो के प्रवक्ता। अत्रे साहब किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है अगर जनता को सहूलियत मिलती है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। खास बात तो यह है कि जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए और काम जल्द होना चाहिए। अगर शिकायत भी दर्ज हो रही है ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात कहेंगे हम। सर्वमित्र जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको और समस्त हरियाणा वासियों को अपने इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल। देखिए, जो बात आपने पूछी, संत कुमार जी जो कुछ बातें बोल रहे थे, एक मिला जुला सा जवाब है इसका। इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, कहीं इसका कोई मिसयूज तो नहीं है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे मैं अभी संत कुमार जी की बात से सहमत था। पहली चीज तो ये है कि जो आप हेडलाइन चला रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी ऑनलाइन, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, केवल एक शिकायत होगी। वो तकनीकी रूप से गलत है। और दूसरा, इसमें एक शब्द भी जुड़ना चाहिए था कि ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज हो सकेगी, ऑनलाइन भी हो सकेगी, क्योंकि मैनुअली तो बंद नहीं हुआ ना, मैनुअली तो अभी चल ही रहा है। और हरियाणा के अंदर जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं और कंप्यूटर फैमिलियर जो लोग हैं, अगर मैं मोबाइल फोन यूजर की बात करूं तो शायद 55 लाख मोबाइल यूजर्स हैं हरियाणा में। और कंप्यूटर फैमिलियर बहुत कम तादाद है, इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज, जो टेक्नोलॉजी फैमिलियर है उन लोगों को एक सुविधा है, टेक्नोलॉजी का यूज वो कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा जो बहुत बड़ी तादाद में है, उनके लिए कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है ये, अनटिल अनलेस वो टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं हो जाते। तो इसको इतना हाईलाइट करने वाली चीज नहीं है ये। हाँ ठीक है, आप देखिए, एक और चीज जो मेरे जहन में, और शायद कपूर साहब उसका बेहतर जवाब दे पाए, यूजुअली क्या होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिसप्लेस हो गया, आपकी आरसी मिसप्लेस होगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ अराजक तत्व मिसप्लेस नहीं हुआ, एक शिकायत दर्ज करवाई और उस शिकायत बेस पे नया लाइसेंस रिप्लाई कर दिया। फॉर एवर एक एग्जांपल है, पंजाब में कहीं चलान कट गया उनका, जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो चलान में वहां चली गई, और अब यहाँ नहीं बनवानी है, उसके लिए मेरे ख्याल से जो कंडीशन रहती है कि आपकी डीडीआर दर्ज होनी चाहिए, और वो दर्ज करवा के शिकायत और उसको साथ में अटैच किया और यहाँ पे नया अप्लाई कर दिया। तो क्या इस चीज को रोकने का भी कोई प्रावधान है? क्या इज इट पॉसिबल कि इस तरह के असामाजिक तत्व जो है इस तरह का मिसयूज ना कर सके टेक्नोलॉजी का? और जबकि देखा गया है टेक्नोलॉजी का मिसयूज तो ये है कि अमेरिका में नासा का पोर्टल हैक हो जाता है, यूएस प्रेसिडेंट की साइट हैक हो जाती है, और तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा प्रोविजन है कि इस टेक्नोलॉजी को कोई मिसयूज नहीं? बिल्कुल कपूर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। एक तो ये सवाल है उसका जवाब, और दूसरा पोर्टल शुरुआत तो कर दी आपने, क्या आगे ये सही तरीके से काम लंबे समय तक करता रहेगा? जी, इसमें जो दो बातें इन्होंने कही, पहले तो इन्होंने सिक्योरिटी की बात उठाई कि क्या इसको कोई हैक कर पाएगा, और ये जो इन्होंने कहा, इसमें हमारा जो NEGP एक फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, उसमें एक STQC सर्टिफिकेशन होती है सिक्योरिटी की। जितनी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं वो ये सर्टिफाइड है हमारी सॉफ्टवेयर, और फंक्शनैलिटी भी उसमें सारी चेक होती है कि जो फंक्शनैलिटी हमने अपने डेवलपर को वो दी कि आप ये फंक्शंस इसमें बनाएं, फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग और सिक्योरिटी की टेस्टिंग वो दोनों हो चुकी हैं, सर्टिफाइड है, और उसमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको हैकर्स यूज करते हैं, वो सारी की सारी चेक हो जाती है। अच्छा मनोहर लाल जी, आप बोल रहे थे कि स्मार्ट पुलिस, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि स्मार्ट पुलिस हम बनाएंगे, क्या लगता है वाकई उस दिशा में ये कदम है, और क्या अभी कितना और वक्त लगेगा स्मार्ट पुलिस बनने में? देखिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें एक जो हमारी पुलिस रिफॉर्म्स का एक लार्जर इशू है, ये उसका एक
उसका पहलू है, आईटी को इंडक्ट करना, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें आधारभूत परिवर्तन लेके आने हैं पुलिस में। उसमें कानून का जो हमारा एक चीज है, लीगल सपोर्ट, लीगल स्ट्रक्चर जो हमारा है, कुछ बदलाव उसमें चाहिए। कुछ हमारे मैन पावर की जो इंडक्शन है, अब उस पर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, सरकार का ये वो है कि हम ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेके आएंगे, इंटरव्यूज को खत्म करेंगे। तो उससे एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक उसमें रेवोल्यूशनरी बदलाव आने की उम्मीद है, वो चेंज होगा। इसी तरीके से हम नए पुलिस रूल्स लाने का भी, उसमें नया पुलिस एक्ट बन गया है हरियाणा का, उसमें नए पुलिस रूल्स भी लेके आने का वो चल रहा है। तो ये सारे के सारे कदम हैं जो 10-15 एक एक्शन प्लान के रूप में इसमें लेकर के हम ये सारे कदम उठाएंगे। उसमें एक चीज टेक्नोलॉजी की है जिसपे आज ये कदम उठाया गया है। डीडीआर वाले विषय पे जो हमारे प्रवीण जी बात कह रहे थे, जो नई प्रक्रिया है जो आज लॉन्च हुई है ये हर समय पोर्टल के माध्यम से, उसमें और जो अभी थाने में डीडीआर दर्ज होती है, यही अंतर है कि अब आप कहीं से भी करवा सकते हैं, और अन्यथा आपको थाने जाकर कराना होता था। मुझे लगता है उसमें खोने की जो रपट ही तो होनी होती थी, उसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा उसके दुरुपयोग की तो गुंजाइश पहले भी रहती थी उस डीडीआर के। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सब्सटेंशियल अंतर आएगा, और टेक्नोलॉजी के यहां इस्तेमाल से कहीं दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी, वो तो बिल्कुल निराधार सी बात मैं समझता हूं वो है। लेकिन जो सुविधा हो जाएगी आम आदमी को कि, और एक गांव वाली जो बात की कि यूजर कितने हैं, कितने टेलीफोन यूजर हैं, कितने इंटरनेट जानने वाले हैं, एक गांव का साधारण आदमी अपने गांव से उठ के चौकी जाए, थाने जाए, 4 बार उसको वहां का जो मुंशी है वो उसको लटकाए, अभी मत आना, 1 घंटे बाद आना, कल आना। और एक ये कि गांवों में भी अब हरियाणा के गांवों में ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई कंप्यूटर रख के नौजवान बैठा हुआ है, वो छोटे मोटे काम वहां पर कर रहा है। गांव के नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनके पास लैपटॉप भी हैं जी। और फिर सरकार ने, जो कपूर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ई दिशा केंद्रों पर हर जिले में आज आदेश भी कर दिए मुख्यमंत्री महोदय ने कि 2 काउंटर होंगे जहां पर 2 पुलिस के कर्मचारी भी बिठा दिए जाएंगे, कोई भी साधारण आदमी वहां जाके उसका उपयोग कर सकता है। और धीरे धीरे और मोबाइल यूजर और इंटरनेट यूजर बहुत तेज गति से उनका विस्तार हो रहा है। अब सबके सब इंटरनेट यूजर हो जाएंगे, आईटी नहीं करने वाले। आप चौहान साहब ये कह रहे हैं कि ई दिशा केंद्र पे जो कंप्यूटर पे पुलिस वाले बैठे होंगे, तो फिर वहां पे जाके लिखवाने से मैं ये कह रहा हूं, वहां पे पुलिस वाले नहीं वाले उनको। अब जब तक 100% यूजर बेस नहीं होगा, तब तक टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ की सोच? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी फैमिली स्वागत करिए उसका, सकारात्मक बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि गांव के अंदर साहब, आज अभी तक तो हरियाणा में 6700 के लगभग गांव है, बैंक की ब्रांचेज नहीं है 1500 से ज्यादा में। आप कंप्यूटर नेटवर्क मैं गांव में रहता हूं, आप समझे, मैं भी गांव में रहता हूं। गांव में पुलिस से जुड़ा हुआ है तो फेसबुक यूजर गांव के साधारण लोग भी हैं। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। नहीं, हम चर्चा ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है। तो शत्रुजीत कपूर जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे ज्यादा सवाल निश्चित तौर पर रहेंगे। कपूर साहब, आप ही के पास आना चाहता हूं, क्या अपराध में कमी आएगी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं कि शायद इसमें अपराध में कमी आएगी। दूसरा, हर थाने की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, यह मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। क्या इस दिशा में भी सोचा जाएगा? और डीडीआर तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन अपराधी को पकड़ने में या उसमें ज्यादा जल्द काम करने में क्या इसमें भी आगे सोचा जाएगा पुलिस की ओर से? जी, ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी बात है। आई साहब, एक बिंदु और, जो 3 बिंदु आपने बताए थे, 3 और इस हर समय हमारी वेब पोर्टल है, इसमें 3 और बातें आपने बतानी थी। वो 6 प्रकार की जो बातें जो जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है सीधा, बिल्कुल, वो 3 और जो बातें थी वो बता दें। जी, सबसे पहले तो मैं वो जो पॉइंट अभी इन्होंने रेज किया कि जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो है वो कम है, इसका क्या उपाय रहेगा, तो वो ई दिशा केंद्र में जो काउंटर खोलने की बात है वो। दूसरा, हमारे साइबर कैफेज हर जगह हैं, साइबर कैफेज, और जरूरत की डिमांड होगी तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी, गांव में भी आएगी। तीसरी जो बड़ी बात है कि नेशनल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग कॉरपोरेशन बनाई है BSNL और MTNL की तर्ज पर, इंडियन टेलीकॉम जो सर्विस है उसके ऑफिसर्स अलग से लगा के उन्होंने नेशनल ब्रॉडबैंड लिमिटेड के नाम से, उनका काम ही ये है कि जो हमारे उनका टारगेट है करीब 4 लाख गांवों को इंटरनेट से वो जो ऑप्टिकल एक नेटवर्क बना के उनको जोड़ना। तो करीब वो लाखों गांव जुड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी, उसका एक युद्ध स्तर पर वो काम चल रहा है। तो एक जो पेनिट्रेशन इंटरनेट की है उसको पिछले अगर आप 3-4 साल में देखें
तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है हमारे देश में। और मोबाइल का भी ऐसे ही था। मोबाइल आज से 10 साल पहले बहुत कम लोगों के पास था। मोबाइल का पेनिट्रेशन 5-6 साल में ही देखते देखते हर आदमी के पास मोबाइल आ गया। तो ये चीज भी, इंटरनेट भी अब अगले 5 साल में जो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं हम इंटरनेट के ऊपर डालें, इससे हमें नागरिकों को एक एडिशनल सुविधा हम दे रहे हैं। जो पुरानी मैनुअल सिस्टम वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं किया गया है। थाने चौकियां चलती रहेंगी, वहां पे जाने की सुविधा उनके पास है। जिसको वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो कन्वीनियंट लगता है, वो अभी भी करेगा। और जो जिसके पास इंटरनेट है, जो उसको साइबर कैफे की पहुंच है या ई दिशा केंद्र पे जाना चाहता है, एक एडिशनल उसको फंक्शनैलिटी हो। मोबाइल फ्रेंडली जितनी ये वेबसाइट हो, पोर्टल हो, कपूर साहब, ये हम सबका सुझाव आपके लिए हो सकता है कि जितना ज्यादा ये यूजर फ्रेंडली और हो सके और मोबाइल यूजर के लिए ज्यादा फ्रेंडली हो, मुझे लगता है उससे और उसकी रीच बढ़ेगी। उसी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने उठाई है। एम एप्लीकेशंस का एक फ्रेमवर्क डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पिछले साल रिलीज किया है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमने अगले चरण में एम एप्लीकेशंस को लेके आने की प्लान हमने बनाई है। इस पे अब सबसे पहले तो जो अभी होने वाला है, हमारी जो एक डेवलपर्स की टीम है इन हाउस पुलिस की, वो एक मोबाइल ऐप बनाने का उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो 1 महीना लगे, 2 लगे, वो ऐप बनके, और ऐप के जरिए से मोबाइल फोन जिनके पास इंटरनेट, स्मार्टफोन हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है मोबाइल पर, वो ऐप के जरिए से ये सारी सेवाएं मोबाइल पे उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी चीज हम इसको ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बड़ा है, पूरी स्टेट में लागू होना है, तो ओवरनाइट कुछ भी करना वो सही नहीं होता। इसको जांच परख के, सोच समझ के, प्लानिंग के तहत ही उसको लागू किया जा सकता है। पर ये अगले चरण में ये भी होने वाला है, इसको इसमें प्लान है। अच्छा, आईटी से अपराध में कमी आएगी? हाँ, इसके बारे बड़ा, ये दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड सारा आप तो जो देख रहे हैं हर समय जो है, ये यूजर को, नागरिक को दिखेगा। ये तो फ्रंट डेस्क एक तरह से फ्रंट एंड है। बैक एंड पे जितनी फंक्शनिंग पुलिस की है वो सारी की सारी ऑटोमेट कर दी गई है इसी में। तो वो पेपरलेस वर्किंग होगी अब। और उसके जरिए जितने भी हमारे क्राइम और क्रिमिनल्स का डेटाबेस जो अभी रजिस्टरों में रहता है थानों में, हर थाने में 25 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं मैनुअली, लेकिन उस पे वो थाना स्तर पर ही रह जाते हैं। अगर बगल वाले थाने में किसी अपराधी की हमें पता करना है रिकॉर्ड, तो वो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके कंसर्न थाने में ही पता करना पड़ता है, चिट्ठी भेजनी पड़ती है। अब ये जो डेटाबेस है सारे का सारा आज से जो बनेगा, स्टेट डेटा सेंटर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में हमारा जो स्टेट डेटा सेंटर है, वहां पे हमें अलग सर्वर्स हमारे लगे हैं, और सारे का सारा डेटाबेस वहां पे रहेगा। और वो एक्सेसिबल होगा प्रदेश के किसी भी कोने से। कोई पीसीआर वैन है, हमारी जिप्सी है, वहां बैठा आदमी, उसको हैंड हेल्ड डिवाइसेस का हमने प्रस्ताव बनाया है, वो आने के बाद हैंड हेल्ड डिवाइस पे वो एक्सेस कर पाएगा। किसी भी आदमी को नाके पे रोका पुलिस वाले ने, तो उसको अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, वो फीड करके करता है, तो जितना अगर उसका पेंडिंग चालान है, उसने चालान नहीं दिए हुए, उसके खिलाफ वारंट पेंडिंग है, या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल्स उसको हैंडल डिवाइस पे उपलब्ध होंगी। बिल्कुल। तो एम्पावरमेंट होगी एक पुलिस वाले की, जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं, उनके एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक जरिया बने। अच्छा, 3 बातें जो रहेगी थी, धीमान साहब बोल रहे हैं कि वो आप सेवाएं हैं जो वो 2 सेवाएं हैं कि होटल्स और साइबर कैफेज। होटल्स और साइबर कैफेज के जो कस्टमर्स हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं रहता जी। समय समय पर जब भी कोई अपराध हो जाता है तो 144 में ऑर्डर करके जिलाधीश और ये जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये उनको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, 144 में ऑर्डर कर देते हैं कि हर रोज आप अपने कस्टमर्स की डिटेल्स दें। वो मैनुअल एक चिट्ठी दे जाता है हर रोज, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो अब इसमें होटल्स को और साइबर कैफेज को रजिस्टर करने का प्रावधान किया गया है। और उससे रजिस्टर करने के बाद वो ऑनलाइन अपनी जो जितने भी कस्टमर उसके बाद दिन में आते हैं, उनकी डिटेल वहीं बैठे बैठे वो अपलोड कर देगा, उसका वो चक्कर बचेगा और हमारे पास सर्चेबल डेटाबेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। 2 सेवाएं ये हो गई। और जो लास्ट हमारी है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में है। पिछले कुछ सालों से हमारे अलग अलग अधिकारियों ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक जीआरपी में रेल वार्डन स्कीम बनी, बहुत कामयाब रही। ऐसी रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स का, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई पुलिस में, और वो बहुत सारे शहरों में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो ट्रैफिक में और रोड सेफ्टी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वो सारे के सारे कम्युनिटी पुलिसिंग का जो वो है, वो हमारे एक्ट में भी प्रावधान है कि हर थाना स्तर पर मौजूद आदमियों की कमेटी बने जो एडवाइस करे एसएचओ को और दूसरे अधिकारियों को कि क्या पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनको कैसे बेहतर तरीके से मीट किया जा सकता है। तो वो सारी अब पोर्टल के माध्यम से वो गवर्न की जा सकेगी वो एक्टिविटी। बिल्कुल। कपूर साहब, मैं आऊंगा दिमान साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा छोटे से ब्रेक।
और कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए हमारे साथ और आपने विस्तार से जो जानकारी दी है इस पोर्टल के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक नया मुद्दा आपके सामने होगा। ग्रीन तुलसी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाए। एक बूंद दिन में 4 से 5 बार पूरे परिवार के लिए। डॉक्टर ग्रीन तुलसी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। नव वर्ष 2015 के शुभ अवसर पर मैं हरियाणा राज्य के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं तथा कामना करता हूं कि यह वर्ष सबके लिए खुशहाली व संपन्नता लेकर के आएगा। हम लोग आने वाले 2015 में जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़ेंगे और हरियाणा को एक समृद्ध प्रदेश, हरियाणा के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन, शासन, जनता और सामाजिक संस्थान सब मिलकर के हरियाणा के गौरव को आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी जनता से शुभकामना। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम तहलका के हमारे सभी श्रोताओं को। और मैं समझता हूं कि नए साल में तहलका और बड़े तहलके करें और जनता की जो आवाज़ है उसको मुखर करें। और जिस तरीके का हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे मीडिया की है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस की है उतनी बड़ी चुनौती आज मीडिया की भी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचारियों पर खट्टर का डंडा। आज कुछ सरकार ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उन पर नकेल कैसे कसी जाएगी, उनके नाम कैसे सामने आएंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धीमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ा सा बताएंगे बिंदु मोटे मोटे कि क्या कुछ आज इंस्ट्रक्शन में दिया गया है सरकार की ओर से। देखो, ये प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। हालांकि इस बात पे तो पहले से ये बात प्रयास किया जा रहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, और उस दिशा में बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। हाँ। लेकिन एक प्रैक्टिकल काम जो आज हुआ कि बहुत सारे अफसर और कर्मचारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ केस दर्ज चल भी रहे हैं, किसी के खिलाफ केस खत्म भी हो गए हैं और किसी को दोषी भी ठहराया जा चुका है। हाँ। तो 3 प्रकार की कैटेगरी, और एक चौथी प्रकार की कैटेगरी वो है जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ लेकिन उनकी जो ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, उसमें कहीं प्रश्न चिन्ह है। तो सभी एचओडी जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनको कहा गया कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में 5 तो ऐसे स्थान चुने जहां पर भ्रष्टाचार हो सकता है, उसकी संभावना है। एक तो उनका चयन करना है और उसको आपने प्रदर्शित करना है कि ये 5 मुख्य स्थान है जिन पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, उन स्थानों पे वो आदमी लगाएं जिनकी सत्तानिष्ठा पे कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता, एक प्रकार का भी। वो ऐसी महत्वपूर्ण पदों पे उनको नियुक्त किया जाए। बिल्कुल। दूसरा, हर डिपार्टमेंट ऐसे अफसरों की, कर्मचारियों की सूची तैयार करे जिनकी सत्तानिष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। और उनको ये कहा गया कि उनकी वेबसाइट पे अपलोड करें नाम। तो ये एक बड़ा भयानक काम है कि वैसे तो क्योंकि विभागाध्यक्ष की ड्यूटी है कि वो किसी व्यक्ति के सत्तानिष्ठा पे सवाल कैसे उठाएगा। बिल्कुल। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कल को हो सकता है, कोर्ट में कोई व्यक्ति जा सकता है कि मुझे मेरी सत्तानिष्ठा पे कैसे सवाल उठा दिया। लेकिन
निर्देश दिए गए हैं कि उनके, क्योंकि एक सामान्य तौर पर पता होता है कि ये आदमी, ये अफसर किस प्रकार का है। दूसरा, उनकी जो एक एसीआर लिखी जाती है, उस एसीआर में बकायदा ये लिखा जाए कि इसके पब्लिक परसेप्शन कैसा है, लोगों के बारे में, लोगों के इसके बारे में कैसे विचार है, काम कैसे कर सकता है, किसी की एसीआर पेंडिंग ना हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण आदेश है कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, केस चल रहे हैं, उनकी सूची अलग से तैयार करो, बिल्कुल, और उनको महत्वपूर्ण पदों में मत लगाओ। जिनके खिलाफ केस दर्ज हो गए थे, छूट गए टेक्निकल कारण से, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, बिल्कुल, उनको ही महत्वपूर्ण पदों में मत लगाओ। बिल्कुल, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं, कन्विक्शन भी हो गए, ऐसी भी सूची है, जो दोषी भी ठहरा दिए गए अदालत के द्वारा, फिर भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी सूची तैयार करो, जल्दी से मुख्यालय में भेजो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 3-4 मुख्य ऐसे काम है जिससे ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम कसी। बिल्कुल, तो जनता के मन में यही संशय होता है कि भ्रष्टाचार पर रोक आखिर कब लगेगी या कैसे लग सकती है, ये जनता के मन में सवाल होता है। और आज कुछ जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उससे लगता है कि शायद अब रोक लग जाएगी या जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे। हालांकि कितना कामयाब होता है इस पर भी हम सवाल करेंगे। संत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं रोहतक से। संत कुमार जी, क्या लगता है जो आज इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, जो संवेदनशील जगह हैं जहां भ्रष्टाचार हो सकता है उनको चिन्हित किया जाए, वहां पर ईमानदार अफसर लगाए जाएं, भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आने चाहिए, क्या लगता है वाकई में इस दिशा में जो सरकार है गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये जो प्रणाली है कामयाब हो पाएगी? मुझे केवल 1.5 मिनट दें इसका पूरा जवाब सुनने के लिए। बिल्कुल, ये सरकार कितनी गंभीर है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इसका उदाहरण तो परसों आया, बिल्कुल आज नहीं परसों पता चल गया था कि जिसको 2 महीने पहले ये हरियाणा का सबसे ईमानदार ऑफिसर कहते थे, कासनी जी को जी, और जिनको इन्होंने कमिश्नर लगाया और सरकार बनते ही उनको रातों रात 1 मिनट में बगैर किसी कारण के एकदम से हटा दिया जी। और क्यों हटाया गया, इसके अंदर की क्या बात है, ये सब जानते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम परसों ही कर दिया था जब कासनी जी को हटाने का इन्होंने काम किया, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो आज ये इन्होंने किया है जी कि भ्रष्टाचारी अफसरों की जिनकी नीयत साफ नहीं होगी उनके नाम उजागर किए जाएंगे जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हाईकोर्ट से कल इस पे स्टे हो जाएगा, ये गैर कानूनी है। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, कैसे करने लग रहे हैं जी। ये कोई बात रुकेगी नहीं। एसीआर लिखने का प्रावधान है, सीनियर ऑफिसर एसीआर लिखे और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। केवल लोगों की एसीआर देखे, जहां जिन लोगों की गलत एसीआर है उनको इंपॉर्टेंट जगह आप ना लगाए। सबसे एक ही तरीका है कि जिन लोगों की एसीआर अच्छी नहीं है उनको बढ़िया पोस्टिंग ना दे जी। और दूसरा ये कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्री और एमएलए ईमानदार होंगे तो कर्मचारी बेईमान नहीं होंगे। ये सरकार इस बात पे जोर लगा रही है 1 महीने से कि कर्मचारी इस प्रदेश के बेईमान है, इस प्रदेश के अफसर बेईमान है, केवल हम ईमानदार आए हैं और हम इन सबको ईमानदार बनाएंगे। ये कोई बात आप सबको बेईमान लग रहे क्या? हमारे 90% संत कुमार जी, बिल्कुल समय को देखते हुए संत कुमार जी चौहान साहब आपके पास आता हूं। संत कुमार जी ने तो फॉलो अप करार दे दिया, ये जो सेक्शन थे। मुझे संत कुमार जी को केवल ये उत्तर देना है, ये बकवास सुनिएगा आप अब सुनिए जरा संत कुमार जी। संत कुमार जी, वीरेंद्र जी, मैंने अब सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। संत कुमार जी, सुनने की पेशेंस रखिए। अब सुनिए, किसी और की बारी भी आने दीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना है, प्रदीप कासनी का स्थानांतरण उनको बेईमान या भ्रष्टाचारी जरा किसी अधिकारी का तबादला उसको भ्रष्टाचारी नहीं घोषित करता या उसके ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाता, एक बात। और इस बात का कोई ये संकेत नहीं देता कि वहां किन्हीं भ्रष्टाचारियों के दबाव में उनको बदला गया है। तकनीकी कोई व्यक्ति सुनिए तो सही आप सुनिए। अरे सुनेंगे नहीं, आपने 1.5 मिनट ले लिए, मैंने सांस नहीं काटने देते आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रदीप कासनी, अरे सुनिए साहब, मैं ऐसा बोलने नहीं दूंगा, सुन लीजिए। ऐसा नहीं होगा, देखिए धक्का थोड़ी चलेगा आपका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि प्रदीप कासनी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। एक क्षण रुकिए तो सही। प्रदीप कासनी का स्थानांतरण उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। प्रदीप कासनी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उनकी एक पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है, इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। परंतु क्या कोई ईमानदार आदमी या अधिकारी वो कोई तकनीकी गलती नहीं कर सकता? और अगर उससे कोई तकनीकी चूक हुई है तो क्या उस पर सरकार को तो दूसरी बात फैसला करने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे बीइंग ए प्रवक्ता स्पष्ट कर दीजिए कि प्रदीप कासनी का ट्रांसफर क्यों किया गया। काम को जज नहीं कर सकते। सब जो कह रहे हैं कानून के खिलाफ है, इस पर क्या बोलेंगे? मेरा ये कहना है, हाँ, वो जो विवरण हैं, जो आज की इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, उनकी बहुत डिटेल सचमुच मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी सूचना नहीं थी कि इस पक्ष पर भी चर्चा होगी। परंतु मेरा ये मानना है, ये सरकार भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। उसके लिए तमाम तरह के नए प्रयोग करने के मन और संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और उसको अगर कांग्रेस के हमारे मित्र अनुभवहीनता भी कहें तो कोई बात नहीं। इनका जो 60-65 साल का अनुभव था, उसके कारण देश ने बहुत कुछ भोग लिया। इन्होंने गुड़गांव को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया। जिन्होंने भ्रष्टाचार का गुड़गांव को केंद्र बनाया, वो हम पर सवाल नहीं कर सकते। अत्री साहब, बहुत अच्छी बातें आज लिखी हुई है, जो सरकार के इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से वो क्षेत्र चिन्हित किए जाएं, वहां ईमानदार अफसर लगाए जाएं, भ्रष्ट अधिकारियों के नाम सामने आने चाहिए, बाकायदा अपलोड हो जाने चाहिए वेबसाइट पर। किस तरीके से देखते हैं? वाकई में बातें तो अच्छी हैं, लेकिन लागू हो पाएंगे धरातल पर? देखिए सर्वमित्र जी, जैसे आपने कहा, सुनने में अच्छा लगता है, हाँ, और ये उम्मीद तो हम भी करते हैं कि सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करे, हाँ, जैसे कि सरकार अपने वायदों में, बयानों में दोहराती भी है। लेकिन शक होता है, नियत पे शक होता है, संशय है। सबसे पहला तो जैसे अभी संत कुमार जी ने प्रदीप कासनी वाला जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें शक होता है। अगर सरकार अपनी सही नीयत से भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, बड़ी अच्छी बात है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन आप इसमें लिखा है कि किसी भी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा और उसको पब्लिसाइज किया जाएगा। देखिए, अगर तो ऑन रिकॉर्ड कोई चीज है, उसके खिलाफ चार्जशीट हुआ है, ऑन रिकॉर्ड अगर चीज है तो आप कर सकते हो, वरना आप ये तालिबानी वो है कि किसी को आप एज्यूम कर रहे हो कि इसकी सत्यनिष्ठा डाउटफुल है, इसको पब्लिसाइज कर दो इसके नाम को। नहीं, ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं वो सबके सामने है, चाहे वो चार्जशीट हुआ है या उसको सजा हुई है, वो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। लेकिन जो आदमी के खिलाफ इस तरह का ऑन रिकॉर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ऐसा नहीं है, केवल आप एज्यूम करके किसी की सत्यनिष्ठा पे डाउट करके और उसको आप पब्लिसाइज कर दो, ये तो वैसे ही इलीगल है। तो मुझे समझ में आती है, सरकार अगर ईमानदारी से कानून तोड़ने वाला कोई काम सरकार करने वाली नहीं, लेकिन आप बार बार ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें आप खुद ही कानून को घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं, आप हमारा मूल्यांकन इतनी जल्दी कर देते हो, परिणाम इतनी जल्दी घोषित कर देते हो। मैं उसका एग्जांपल दे दूंगा, मैं इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं कर रहा। सबसे पहले तो सत्यनिष्ठा वाला आपके सीएम साहब ने कहा है, और जहां तक मूल्यांकन की बात है, प्रभु इतने दिन से आपके सीएम साहब बोल रहे थे कि बैंक के थ्रू हम पेंशन पाते हैं। केवल हमारे नहीं है, केवल हमारे सीएम नहीं है, सीएम आपके भी हैं, पूरे हरियाणा के सीएम है, हरियाणा की जनता ने मान लिया। अब सीएम साहब को ये पता ही नहीं था कि ये बैंक के साथ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है कांग्रेस के टाइम में। जब उनको इस बात का पता लगता है अधिकारियों द्वारा, फिर वो एक यू टर्न लेते हैं। चलिए, तो कई समय बहुत कम है, 2 लाइनें दीवान साहब यहां पर कहना चाहूंगा, जो आज इंस्ट्रक्शन है क्या वाकई में कामयाब पाएंगे? बिल्कुल होंगी। इसमें एक और उन्होंने कहा सरप्राइज जो चेकिंग करो, छापे मारो अचानक, जहां जहां आपको लगता है आपने 5 स्थान चयन कर लिए हैं, बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, वहां पर छापे मारो। और दूसरा एक और उन्होंने कहा कि दलाल किस्म के आदमी, एक स्पेसिफिक उसमें एक और निर्देश है, बिल्कुल, कि जो इंटरमीडिएट वाले लोग हैं कि मैं सुदा शुल्क लेके जो है काम करवा देते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करो, एंट्री बैन करो और उनको बाहर करो। एक ये लिखित में आदेश जारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से मैंने देखा है कि बीच वाले दलाल जिनका कोई ना वो सरकारी बंदे हैं ना वो कंप्लेंट करने वाले बंदे हैं, बीच वाले बंदे हैं कि मैं आपका काम करा दूं, लाइजनर जिनको कहते हैं, लाइजनिंग जिनको कहते हैं, वो इंटरमीडिएट, इसमें वर्ड जो दिया है वो इंटरमीडिएट है। बिल्कुल। तो वो एक वो उन्होंने कहा, एक ट्रांसफर पॉलिसी की बात की उन्होंने कि ट्रांसफर पॉलिसी चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल के साथ ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और उसके ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसे ऐसे लोगों को ट्रांसफर करना है जो
जिनकी सत्यनिष्ठा ठीक नहीं है, उनको एक तो महत्वपूर्ण पद पर ना लगाएं और उनको दूसरे स्थान पर भी बदल सकते हैं। ये पॉलिसी बनानी है। बिल्कुल। तो इन स्पिरिट जो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इससे एक माहौल जो जैसा आप बदल दो, आप समझ में आता है, अच्छी बात है। अंतिम एक वाक्य, मुझे सिर्फ इतना कहना है, कुछ भी इलीगल ये सरकार नहीं करने वाली। ये सरकार केवल और केवल चोरों की, भ्रष्टाचारियों की धड़कन बढ़ा रही है और उनको पकड़ेगी भी, उनको जकड़ेगी भी। इसलिए मुझे सबके सरकार को तो जनता भी चाहती है कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि जनता बहुत तंग हो गई है। जनता चाहती है भ्रष्टाचार कम हो। सरकार भी अब सोच रही है, बहुत इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं आज, लेकिन क्या सही तरीके से काम होगा इंस्ट्रक्शन पर, यह बहुत देखने वाली बात है। बहुत सवाल खड़े होंगे, विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कितने कामयाब होते हैं जो इंस्ट्रक्शन सरकार ने जारी किए हैं। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ।